कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और हंसी ठिठोली कर रही थीं। सबके चेहरे पे रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौट कर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तन्नू और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही थी। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही थी कि थोड़ा जल्दी करो, कुलदेवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाएं। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी तन्नू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर भी नहले पर दहला, शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहना रखे थे। ये क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है, दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी तन्नू इधर से उधर हिल डुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सबसे ज़्यादा परेशानी तन्नू को थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रूमाल से पोंछती जा रही थी। रह रहकर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थी, जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर आई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तन्नू बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना ही बनता है। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। मीनू तन्नू को लेकर निकलने ही वाली थी कि इतने में वृंदा जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आई और तन्नू को लगभग अंदर की तरफ से खींचते हुए बोली, अरे ये क्या बहू, घूंघट तो करो और यही कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने यहाँ तो घूंघट होता ही नहीं है ना, और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? मीनू ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन तन्नू घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में ही रहेगी। जब तक कल कुलदेवी के दर्शन ना कर आए तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। वृंदा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो वृंदा जी ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब चुप रह। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तन्नू को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वृंदा जी अपनी ननद सुमिति जी के साथ कमरे में आईं और आते ही सुमिति जी ने तन्नू से बोली, अरे बहू जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तन्नू को समझ नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू बहरी हो गई है क्या? कह रही हूँ ना, अपने दोनों पैर दिखा। तन्नू ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमिति जी बोली, देख मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देखकर लड़की लेकर आई है तू? इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। हाय राम, जीजी मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गईं। पर वृंदा जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी बुआ जी बोलने लगी, ये तो जब कलश अंदर की तरफ ढकेल रही थी तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी वृंदा बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने पर तुली है। अब क्या कर सकती हूँ जीजी, जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में जुराबें पहन रखी थीं, इसलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुराबें खुलवा कर देख लेती,
इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी? अरे घर में कुत्ता भी लावे हैं तो उसके भी पैर और उंगलियों को देखा जाता है। जे तो तू बहू लेने गई थी। अब क्या होगा जीजी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुल देवी के मंदिर में दर्शन ना करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को मत दिखाना, खासकर अपने बेटे को। और सारे रस्मों रिवाज छोड़ कल ही कुल देवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते सुमिति जी और वृंदा जी ने ऐसी तीखी नज़रों से तन्नू को देखा जैसे पता नहीं तन्नू के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गईं। दोनों की बातें सुनकर तन्नू की आंखों से आंसू भी निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी मीनू आकर ही खाना दे गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। तन्नू अकेले ही कमरे में रही। वृंदा जी और सुमिति जी ने आकर रस्म रुकवा दी और तन्नू को घूंघट लिए ही अपने कमरे में बैठा दिया। दोनों का कहना था कि जब तक कुल देवी के मंदिर ना पहुंच जाए, जब तक नई नवेली दुल्हन तन्नू अपने पति वरुण से नहीं मिल सकती और ना ही उसका चेहरा वरुण को दिखाया जाए। बार बार वो लोग तन्नू के पैरों के लिए बोल रहे थे, इसलिए अभी सब लोग कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। कल की बातें याद करके तन्नू की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह के बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तन्नू कुछ समझ नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपशगुनी हो गई? कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखनी है? आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ आई थीं, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक करके ही बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा है? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था। जून की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा, पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फट पड़ने का भी हक नहीं होता। जो जैसा चल रहा है बस चला ही जा रहा है। खैर, थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुँचे, जिसे देखकर वृंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए हैं। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएंगी क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमिति जी को फटाफट वृंदा जी के पास लेकर आए, जिन्हें देखते ही वृंदा जी बोली, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है? फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना, बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। वृंदा जी ने जैसे सुमिति जी ने कहा था ठीक वैसे ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तन्नू घूंघट लिए हुए कुल देवी के मंदिर के दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में सुमिति और वृंदा जी भी चल रही थीं, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थीं। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वहीं कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगीं, जबकि वरुण, तन्नू, सुमिति जी और वृंदा जी अलग कुल देवी के दर्शन के लिए गए। कुल देवी के दर्शन के बाद वरुण को तो
बाहर कंपाउंड में बिठा दिया गया, जबकि वृंदा जी ने सुमिति जी और तन्नू वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बात कर वृंदा जी सीधे मुद्दे पर आईं और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोलिए। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमिति जी बोली, अरे ओ बहुरिया, पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना तो। सुमिति जी के कहने पर तन्नू ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तन्नू के पैर देखते ही सुमिति जी ने बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो अंगूठे से बड़ी हैं। आपको पता ही है अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वो अपनी ही चलाती हैं और हमेशा पति को दबा कर रखती हैं। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वो भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। सुमिति जी अपनी रो में बोले जा रही थीं। तन्नू उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला ये क्या बात हुई। मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी हैं, इसका मतलब मैं इनके बेटे को बस में कर लूँगी और पूरे घर में अपनी चलाऊँगी। ए भगवान, ये क्या सोच है भला। बहू घर में घुसी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वो क्या कर सकता है। ये नज़ारा देखकर तन्नू अपनी सास के पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैरों की तरफ। तो उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अपने पति को वश में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन वृंदा जी और सुमिति जी उससे संतुष्ट ना हुई। तन्नू को भी बाहर घूंघट में बिठाकर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बात करने लगी। जी पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय ना है, ये तो लड़की देखते समय ही देखने चाहिए था, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करें जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू तो एक काम कर, जहाँ तक हो सके बहू को दबा कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। वरुण के सामने तो अच्छी ही बने रहना, बाकी फिर मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। बस तू तो बहू पर नज़र रख, अब आ गई है तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। सब कुलदेवी की पूजा कर वहाँ से रवाना होकर घर आ गए। इधर वृंदा जी भी पूरे सासपने में आ चुकी थीं। उन्होंने 100% सुमिति जी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। घर आने के बाद भी वृंदा जी के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही थी। आखिर ऐसा क्या करे कि वो जिससे वरुण और तन्नू में प्यार पनप ही ना पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब वृंदा जी ने सुमिति जी को घर पर ही रोक लिया। सुमिति जी ने वृंदा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल कर रही थीं। आज वरुण और तन्नू की सुहागरात थी। वरुण के कमरे को फूलों से सजाया गया था। वृंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तन्नू को तैयार करवाया था। रात को तन्नू कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि वृंदा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग वृंदा जी के कमरे की तरफ भागे तो देखा वृंदा जी जमीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही वरुण और मीनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमिति जी ही बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर गई, शायद मूंछ आई हो, देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मूंछ नहीं आई है,
पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा वरुण, जरा सहारा देकर उठा दो तो सही। आखिर वरुण ने सहारा देकर वृंदा जी को उठाया और कराती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा हो। इतने में मीनू बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं, हमारे में बेटियों से ये सब नहीं कराया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी। सुमिति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर मीनू तन्नू को बुला लाई। तन्नू ने आकर वृंदा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तन्नू वृंदा जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को वृंदा जी के खर्राटे भरते थे और आराम से सोते देखकर तन्नू के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही। दूसरे दिन सुबह वृंदा जी कराते हुए ही जैसे तैसे कमरे के बाहर आईं और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गईं। वहीं तन्नू को पहली रसोई की रस्म के नाम पर सुमिति जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वो वरुण तन्नू आपस में बात कर लें। खाना खाते समय भी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वृंदा जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो तो तन्नू के काम में मीन मेक निकाल रही थी। अभी वो मीन मेक निकाल ही रही थी कि इतने में मीनू ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। मीनू ऐसा कहकर जोरों से हंसने लगी। सबकी नज़रें अपनी तरफ देखकर वृंदा जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब तन्नू घर में काम से फ्री हुई तो वृंदा जी वरुण की बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ईश्वर लाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही हो। तो वृंदा जी ने उन्हें झिड़कते हुए बोली, अब तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में मैं ही तो रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप तो घर पर बैठो, वरुण मुझे दिखा आएगा और वहीं बता देगा कि कौन सी दवा कब लेनी है। अपने पति को झड़क कर वृंदा जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर्स पहन रही थीं। तब भी तन्नू अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना हो जाए, इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में है। भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार वरुण वृंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो सुमिति जी भी उनके साथ ही गईं। वृंदा जी को सुमिति के साथ बाहर बैठाकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। पीछे से वृंदा जी सुमित से बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे मीनू ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप भी ना पाए और ऐसी बहू से हमारा पिंड छूटे। सुमिति जी अपनी अकल लगा रही थीं। दोनों बातें तो किए जा रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब आकर खड़ा हो चुका था और शायद उनकी बातें सुन भी चुका है।
इतने में वृंदा जी की नज़र वरुण की तरफ गई तो वो घबरा गईं। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमिति जी बात संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से से सुमिति जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी तन्नू से तो शादी ही ना करते, कम से कम उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई ज़बरदस्ती तो शादी में हुई नहीं हमारी। वृंदा जी से पहले बोलते ना बना, फिर खुद को संभालते हुए गुस्से से बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसकी पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी ना शादी कराती तेरी मैं उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुर्राबे पहन कर आई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। वरुण को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है? अंधविश्वास में अंधी हुए जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बातें सुनकर वृंदा जी ने कहा, देख ले, असर दिखाना शुरू कर दिया ना। उस अपशुगनी ने आज बेटे को माँ से लड़वा दिया। उसके लिए तो तू मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उस अपशुगनी को निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ में मैं भी जाऊँगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका ना रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर आप तो कभी भी पापा को झिड़क कर एक तरफ बैठा देती हैं। आखिरकार वरुण के घर से निकलने जाने के बाद सुनकर वृंदा जी चुप तो हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी ने मानने को तैयारी नहीं थी। घर आने के बाद सुमिति जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा वृंदा जी को देकर अपने घर रवाना हो गईं, और इधर वृंदा जी अपने अंधविश्वास में जी जा रही थीं। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तन्नू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए वृंदा जी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वृंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तन्नू को मन से अपना पाएंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।